डियर स्टूडेंट, हम यूनिट 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमिनो अम्ल, पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम नई टॉपिक पेप्टाइड की स्टडी करेंगे। तो पेप्टाइड होते क्या हैं? तो पेप्टाइड एमिनो अम्ल के दो अणु परस्पर संयुक्त होकर डाई पेप्टाइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया में एक एमिनो अम्ल का एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के साथ संघनन कोएजुएशन संघनन कर कौन सा बंध बनाते हैं? पेप्टाइड बंध बनाते हैं। तो पेप्टाइड बंध को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं? CO कार्बोनिल समूह उपस्थित एंड एमिनो ग्रुप NH। तो CONH इस तरीके के बंध वाले इनको क्या कहेंगे? पेप्टाइड बंध कहते हैं या पेप्टाइड बंध बनाते हैं। कौन कौन? एमिनो अम्ल का एमिनो समूह तथा दूसरे अणु के कार्बोक्सिल समूह के साथ संघनन करने पर। ठीक है। यदि हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एमिनो अम्ल के अणुओं में अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के समूह होते हैं। एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह दूसरे एमिनो अम्ल के एमिनो समूह से अभिक्रिया कर क्या बना रहा है? लवण का निर्माण करता है। इस प्रकार बने हुए उत्पाद में एक मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक अमीनो समूह उपस्थित होता है। अतः ये दोनों सिरों पर एमिनो अम्लों से फिर अभिक्रिया कर सकता है। इस प्रकार बच्चों ध्यान रखना, श्रृंखला अभिक्रिया के बाद एक उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनमें क्या बनता जाएगा? पेप्टाइड बंध। CONH बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसको कहते हैं पेप्टाइड बंध। यदि दो एमिनो अम्ल परस्पर संयुक्त हों तो इसे डाइपेप्टाइड कहेंगे। ठीक है। दो एमिनो जैसे ग्लाइसिन और ग्लाइसिन दोनों को हमने लिया जोड़ा तो कौन सा कितने? तो इसको डाइपेप्टाइड बंध कहेंगे। ये इसी प्रकार यदि पेप्टाइड बंध द्वारा तीन एमिनो अम्ल जुड़े हुए हों, तीन एमिनो अम्ल 1 2 3 तो इस प्रकार से इसे क्या कहेंगे? ट्राइपेप्टाइड। और बहुत से एमिनो अम्ल जुड़े हुए हों, यदि 4 जुड़े हुए हों तो टेट्रापेप्टाइड बंध। और बहुत सारे एमिनो अम्ल यदि पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े हुए हों तो इन्हें बच्चों ध्यान रखना पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। और ध्यान रखना पॉलीपेप्टाइड में जब 100 से अधिक एमिनो अम्ल इकाइयाँ उपस्थित हो, कितने से ज़्यादा? 100 से अधिक एमिनो अम्ल इकाइयाँ उपस्थित हो तो उसे हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। आगे है पेप्टाइडों का संश्लेषण। तो पेप्टाइड को संश्लेषण की विभिन्न विधियाँ होती है, जिनमें सामने दो विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। फीसर, फर्स्ट है फीसर द्वितीय विधि। इस विधि द्वारा एमिनो अम्ल के एमिनो समूह को एथिल क्लोरोफॉर्मेट C2H5COOCl एथिल क्लोरोफॉर्मेट द्वारा रक्षित किया जाता है। प्राप्त यौगिक की क्रिया एक एमिनो अम्ल एस्टर के साथ की जाती है, जिससे हमें डाइपेप्टाइड व्युत्पन्न प्राप्त होता है तथा जल अपघटन कराने पर ग्लाइसिन एलेनिन यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है। अगली है बर्गमान विधि। यह फिशर विधि का संशोधित रूप है। इस विधि में क्या होगा? एमिनो समूह को कार्बोबेंजोइलॉक्सी समूह द्वारा रक्षित किया जाता है। कार्बोबेंजोइलॉक्सी में ग्लाइसिन प्राप्त होता है, जिसकी PCl5 की अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त यौगिक का अपचयन कराने पर ग्लाइसिन एलेनिन यौगिक प्राप्त होता है। ग्लाइसिन एलेनिन यौगिक। एक और निम्न रिएक्शन है एजेलेक्टोन संश्लेषण। एजेलेक्टोन संश्लेषण द्वारा पेप्टाइड का संश्लेषण भी निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है,
इसमें क्या लिया जाएगा, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या लिया जाता है, पेरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसकी एसिटिल ग्लाइसिन के साथ अभिक्रिया करके आपको ग्लाइसिन एलेनिन प्राप्त होता है। आगे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पॉलीपेप्टाइड का सामान्य संश्लेषण। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली पॉलीपेप्टाइडों का संश्लेषण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है पेप्टाइड श्रृंखला के कार्बोक्सिल सिरे से पदवृद्धि संश्लेषण द्वारा, ठीक है। दूसरा है पेप्टाइड श्रृंखला के एमिनो सिरों से पदवृद्धि संश्लेषण द्वारा, पहला तो कार्बोक्सिल सिरे से, अब है एमिनो सिरे से। थर्ड है खंड विश्लेषण, इसमें क्या होगा, इस विधि द्वारा प्रयोग छोटे तथा पृथक रूप से संश्लेषित पेप्टाइड खंड द्वारा लंबे तथा जटिल पेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण में होता है, ठीक है। लास्ट का है ठोस अवस्था पेप्टाइड संश्लेषण, ये ठीक है। तो चार प्रकार के सामान्य संश्लेषण, एक तो पेप्टाइड श्रृंखला के कार्बोक्सिल सिरों का, एक एमिनो सिरों का, एक थर्ड है खंड संश्लेषण द्वारा, और फोर्थ है ठोस अथवा पेप्टाइड संश्लेषण। पॉलीपेप्टाइड की संरचना, पॉलीपेप्टाइड के जल अपघटन पर एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं, जिन्हें पृथक कर आसानी से पहचाना जा सकता है तथा प्रत्येक प्रकार के एमिनो अम्ल की गणना की जा सकती है। परंतु पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल किस क्रम में जुड़े हुए हैं, इसकी गणना करना कठिन कार्य होता है। दो भिन्न भिन्न एमिनो अम्ल दो भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़े जा सकते हैं। उदाहरण जैसे ग्लाइसिन तथा एलेनिन, दो प्रकार की डाइपेप्टाइड ग्लाइसिन एलेनिन तथा एनेलिन ग्लाइसिन का निर्माण करते हैं। ग्लाइसिन एलेनिन में ग्लाइसिन का एन सिरा अर्थात NH2 समूह मुक्त होता है, एलेनिन का कार्बन सिरा मुक्त होता है, जबकि एलेनिन ग्लाइसिन में एलेनिन का नाइट्रोजन सिरा तथा ग्लाइसिन का कार्बन सिरा मुक्त होता है। ऐसे विभिन्न रासायनिक विधियों का जिनको द्वारा पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल के अनुक्रम की व्याख्या की जा सकती है। तो हम एमिनो सिरा अवरोहण विधि का अध्ययन करेंगे, ठीक है। हम सेंगर विधि की स्टडी करेंगे, सेंगर विधि। इस विधि में एमिनो सिरे वाले पॉलीपेप्टाइड की क्रिया कमरे के ताप पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में सेंगर अभिकरण, क्या होता है बच्चों सेंगर अभिकरण, इसको FDNB भी कहते हैं, 1 फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन से कराते हैं, जिसमें पॉलीपेप्टाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। इसका जलीय अपघटन कराने पर नाइट्रोजन सिरा एमिनो अम्ल का डाइनाइट्रोफेनिल व्युत्पन्न तथा पॉलीपेप्टाइड का शेष भाग तथा एमिनो अम्ल का व्युत्पन्न प्राप्त होता है, ठीक है। अभिक्रिया आपको दर्शा रखी है। तो उपरोक्त व्युत्पन्न को पतली परत क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम TLC के द्वारा पहचाना जा सकता है। इस प्रकार सेंगर अभिकर्मक से टायरोसिन का हाइड्रोक्सिल समूह, सिस्टीन का थाइल समूह, हिस्टिडीन का इमिडाजोल समूह अभिक्रिया कर विभिन्न डाइनाइट्रोफेनिल व्युत्पन्न बना लेते हैं, जिन्हें पतली परत क्रोमेटोग्राफी जिसे TLC के द्वारा पहचाना जा सकता है, जो कि इस विधि में नाइट्रोफेनिल व्युत्पन्न का पूर्ण जल अपघटन हो जाता है। अति पॉलीपेप्टाइड अथवा प्रोटीन में नाइट्रोजन सिरा वाले एमिनो अम्ल की पहचान की जा सकती है। अगला है कार्बोक्सिल सिरा अवरोहण विधि, कार्बोक्सिल एंड डिग्रेडेशन। इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर सल्क एवं कुंभ विधि। इस विधि में क्या होता है बच्चों, एमिनो समूह का बेंजोलीकरण द्वारा रक्षण कर लेते हैं, फिर कार्बन सिरे को थायोहाइडेंटोइन में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिसके जल अपघटन पर एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्राप्त एमिनो अम्ल की पहचान की जा सकती है। अगला है हाइड्रोजनीकरण।
प्रोटीन अथवा पेप्टाइड को निर्जलीय हाइड्रोजन NH2NH2 के साथ 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, जिससे कार्बोसिल सिरे वाले एमिनो अम्ल के अतिरिक्त अन्य सभी एमिनो अम्ल हाइड्रोजोइक व्युत्पन्न में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो इस प्रकार प्राप्त एमिनो अम्ल तथा उनके हाइड्रोजोइक व्युत्पन्न को स्तंभ क्रोमेटोग्राफी में प्रभावित करते हैं। इसमें हाइड्रोजोइक व्युत्पन्न वाले एमिनो अम्लों का अधिशोषण अधिक होता है, जबकि कम अधिशोषण क्षमता वाला मुक्त एमिनो अम्ल पृथक हो जाता है तथा उसकी पहचान कर ली जाती है।